बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं डॉक्टर यासीन इन्फेक्शन कंट्रोल यूट्यूब चैनल। आज आपको दो अच्छी ख़बरें देनी हैं वैक्सीन के बारे में। एक तो जनरली अच्छी ख़बर यह है कि एक और वैक्सीन कंपनी है जिन्होंने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन ऑलमोस्ट 95% इफ़ेक्टिव है, यानी 94.5%। ये अच्छी ख़बर है। इसको मैं अच्छी ख़बर क्यों कह रहा हूँ, और पिछली दफ़ा अगर आपको याद हो मैंने एक वीडियो बनाई थी कोई 3 दिन पहले, वो थी फ़ाइज़र के बारे में। जो अमेरिकन कंपनी है फ़ाइज़र और बायोनटेक जो जर्मन कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर जो वैक्सीन बनाई है उसके बारे में 3 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। इसलिए मैंने उसको बहुत ज़्यादा कोई खुशखबरी नहीं बताया था। लेकिन ये मॉडर्ना के बारे में क्यों मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी ख़बर है, ये मैं आपको आज इन दोनों का कंपैरिजन करके बताऊँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मॉडर्ना में ज़्यादा अच्छी हैं, जो फ़ाइज़र की वैक्सीन के अंदर ठीक नहीं हैं। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो गरीब मुल्क हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते वैक्सीन्स, तो WHO उनके लिए क्या कर रहा है। मैंने एक हिंट दिया था पिछली अपनी वीडियो में, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि WHO का इनिशिएटिव क्या है और किस तरह से WHO कितने पैसे जमा कर चुका है अभी तक फंडिंग में, जो कि यूज़ होंगे वैक्सीन के लिए, जो गरीब मुल्कों के लिए वैक्सीन सप्लाई के लिए होंगे। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा फिर पुराना पैगाम, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल के आइकन को भी अगर प्रेस कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त पहुँच जाए। तो आएँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्ना वैक्सीन, जो ये अमेरिकन कंपनी है मॉडर्ना, जिन्होंने अभी कल ही अपना एक प्रेस रिलीज़ अगेन जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी वैक्सीन 95% इफ़ेक्टिव है। तो मॉडर्ना की जो वैक्सीन है ये इसमें 33,000 लोग शामिल थे और उनमें से कोई 95 लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक कोविड-19 या कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुई, और उन 95 में से सिर्फ 5 लोग ऐसे थे जिनको वैक्सीन लगी हुई थी और 90 लोग ऐसे थे जिनको प्लेसिबो लगा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई 94.5% बनता है या ऑलमोस्ट 95% इफ़ेक्टिवनेस इसकी शो की गई है। तो मैं आपको इन दोनों का कंपैरिजन भी बता देता हूँ, तो कि ये मॉडर्ना किस तरह से फ़ाइज़र या बायोनटेक की वैक्सीन से ज़्यादा बेहतर है। इसमें सबसे पहले ये है कि ये दोनों की टेक्निक तो सेम है। जो वैक्सीन बनाई है दोनों RNA को यूज़ किया है, मैसेंजर RNA को यूज़ किया, यानी कि जैसे मैंने पहले बताया था कि वायरस का एक पार्ट है उसको यूज़ करके तो ये बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे फिर बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो दोनों की तो वैक्सीन तैयार करने की टेक्निक तो सेम है। अभी तक जो लोग इनकी स्टडी के अंदर शामिल हैं, फ़ाइज़र और बायोनटेक के जो स्टडी है, ये दोनों क्लिनिकल फेज़ 3 के अंदर हैं, उसमें 44,000 लोग शामिल हुए थे, और मॉडर्ना की वैक्सीन में अभी तक 33,000 लोग इसके अंदर स्टडी के अंदर शामिल हैं, पार्टिसिपेंट्स जो हैं। उनमें से जो फ़ाइज़र की स्टडी में लोग थे वो 94 पॉजिटिव आए थे जब उन्होंने डेटा रिलीज़ किया। ये मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि ये दोनों की इंटरिम एनालिसिस हैं। इंटरिम का मतलब है अभी ये स्टडी इनकी चल रही है। तो फ़ाइज़र वाली वैक्सीन के 94 लोग पॉजिटिव आए थे और उनमें से 8 लोग जो है ना वो उनको वैक्सीन लगी हुई थी, बाकियों को प्लेसिबो लगा था। और जो मॉडर्ना की वैक्सीन है उनमें जो 95 लोग ऐसे पॉजिटिव अभी तक आए हैं, उनमें से 5 लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लगी थी और 90 लोग हैं जिनको प्लेसिबो लगा था। तो इस लिहाज से जो फ़ाइज़र की वैक्सीन थी उनकी ऑलमोस्ट 90% बनती है इफ़ेक्टिवनेस, और मॉडर्ना की वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस तकरीबन बनती है 95%। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो मॉडर्ना फ़ाइज़र से ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद हम देखते ये हैं कि ये कब तक स्टडीज़ इनकी चलेंगी। तो जो फ़ाइज़र की वैक्सीन है उनकी स्टडी जो है उनका टारगेट है 164। जब 164 लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगी उनकी स्टडी के अंदर जो शामिल हैं, तो वो उस वक्त वो स्टडी को कंप्लीट एनालिसिस फिर करेंगे, फाइनल एनालिसिस। और जो मॉडर्ना की वैक्सीन है इनका टारगेट है 151 लोग, तो इनके 95 लोग हो चुके हैं और 151 का टारगेट है इनका।
तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों के अंदर, तकरीबन एक टाइम पे ही दोनों कंप्लीट करेंगे अपनी स्टडी। उसके बाद देखना ये है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था जो फाइज़र के वैक्सीन के बारे में जो सबसे बुरी ख़बर मैंने कहा था, वो बुरी ख़बर ये थी कि जो उसकी फ़ाइज़र और बायोनटेक की वैक्सीन है उसको स्टोर करने के लिए -70 to 80 डिग्रीज़ सेंटीग्रेड चाहिए टेम्परेचर, यानी तकरीबन -70 जो आप मिनिमम कह लें, जो कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, इसलिए मैंने उसको पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं कहा था। लेकिन मॉडर्ना की जो वैक्सीन है उसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो है -20, यानी -20 बहुत ज़्यादा बेहतर है -70 से, इसको आसानी से स्टोर किया जा सकता है। ये -20 जो चाहिए होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है, यानी आपने ज़्यादा देर जब वैक्सीन को कोल्ड चेन को मेंटेन करना है तो -20 चाहिए और फाइज़र के लिए -70। लेकिन जब आप इसको यूज़ करने के लिए लेकर जाते हैं तो इसको फ्रिज के अंदर रखा जा सकता है। इसका मतलब है कि जब आपने लगानी है किसी जगह जाकर तो आप उसको फ्रिज के अंदर रख लें, या जैसे हम वो कूलर टाइप के होते हैं ना जिसमें आइस रख के तो किया जाता है। तो इसमें भी जो फ़र्क ये है कि जो फाइज़र की वैक्सीन थी उसको अगर आपने फ्रिज में रखना है तो उसको मैक्सिमम 7 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं, यानी अगर आपने उसको वो -70 से निकाला और फ्रिज के अंदर रखा तो 7 दिन मैक्सिमम उसको रख सकते हैं, इसके बाद फ्रिज में नहीं रख सकते। लेकिन जो मॉडर्ना की वैक्सीन है इसको 30 डेज़ तक रख सकते हैं। ये एक दफ़ा फिर इसके ज़्यादा फ़ायदा ये है कि 30 दिन तक ये फ्रिज के अंदर भी स्टेबल रहेगी। अगर किसी जगह आपने लेकर जाना जहाँ लोगों को लगानी है वैक्सीन तो आप इसको फ्रिज के अंदर 1 महीने तक रख सकते हैं, और आपको पता है कि फ्रिज का टेम्परेचर 2 to 8 सेंटीग्रेड होता है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इस वैक्सीन का। तो ये चीज़ें अगर आप इन सब चीज़ों को मिला के देखें तो इसके ऊपर खुशी का मौका है, ये खुशी मनाई जा सकती है कि ये जो वैक्सीन आई है, मैंने उस वक्त भी ये जिक्र किया था कि पाकिस्तान के लिए शायद वो फाइज़र वाली वैक्सीन सूटेबल ना हो, और वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो ट्रूडो हैं, जस्टिन ट्रूडो, सॉरी मैंने उस वक्त गलती से एलेक्स ट्रूडो कह दिया था, तो जस्टिन ट्रूडो ने जो बात की थी ना वो उन्होंने बहुत ज़्यादा सेंसिबल बात की थी कि -70 डिग्रीज़ पे स्टोर करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए हम और भी वैक्सीन्स को देख रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी यही था, मैंने कहा था कि पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि और कौन सी वैक्सीन ऐसी है जो ज़्यादा सूटेबल हो। तो और भी आ रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया था क्लिनिकल फेज़ 3 के अंदर इस वक्त 10 वैक्सीन ऐसी हैं जो चल रही हैं, तो और भी आएंगी, इसके बाद और आएंगी, हो सकता है वो इससे और भी ज़्यादा अच्छी हों। एक और बात भी बहुत सिग्निफिकेंट है कि जो FDA के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी वैक्सीन एटलीस्ट 50% इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, तो उस लिहाज से तो ये दोनों माशाल्लाह 90% से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं जो अभी तक का डेटा बताता है। जो फाइनल एनालिसिस आएंगे उसमें देखना पड़ेगा कि ये कहाँ तक पहुँची हैं। तो इनका ये ख्याल है कि ये एप्लीकेशन देंगे अप्रूवल के लिए, जो कि एमरजेंसी अप्रूवल होती है, उसको दिसंबर में ये अप्लाई करेंगे, और उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द अप्रूवल मिल जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह ये वैक्सीन अवेलेबल होंगे। तो ये था इन दोनों वैक्सीन्स का कंपैरिजन, और अच्छी ख़बर कि 2 अब वैक्सीन हो गई हैं जो कि इफ़ेक्टिव भी हैं और जल्द इंशाल्लाह अवेलेबल भी होंगी। अब अगला सवाल जो बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो मुल्क इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये कंसर्न भी है। WHO ने इस कंसर्न्स को बहुत पहले भांप लिया था। WHO का भी ये ख्याल था कि जो अमीर मुल्क हैं वो तो ऑर्डर देकर वैक्सीन ख़रीद कर तो अपने अपने लोगों को लगा देंगे, और जो गरीब कंट्रीज़ हैं वो क्या करेंगे। तो इसीलिए अप्रैल के अंदर WHO ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था। जो ओवरऑल इनिशिएटिव तो ये था, उसका नाम रखा गया एक्ट एक्सेलरेटर। एक्ट एक्सेलरेटर की 3 आर्म्स हैं, या 3 आप पार्ट्स कह लें या टाइप्स कह लें। उसमें जो मेन उसका पर्पज़ ये है कि एक तो टेस्टिंग, और दूसरा ट्रीटमेंट, और तीसरा वैक्सीन। इन तीनों चीज़ों के अंदर WHO ने ये इनिशिएटिव लिया कि इन्होंने एक्ट एक्सेलरेटर के नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया कि उन्होंने क्या करना है, मुल्कों को सपोर्ट करना है इन तीनों चीज़ों के अंदर, जहाँ पे टेस्टिंग की अवेलेबिलिटी, कहाँ पे टेस्टिंग की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, टेस्टिंग की डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए। तो एक ये पार्ट था। दूसरा पार्ट है जो ट्रीटमेंट स्टडीज़ चल रही हैं इस वक्त, बहुत सारी स्टडीज़ चल रही हैं ट्रीटमेंट्स के ऊपर, तो एक दूसरा वो था। और तीसरा आर्म जो उसका है वो है वैक्सीन।
वैक्सीन के ऊपर जो एक इनिशिएटिव है, इसका नाम रखा गया कोवैक्स। तो ये कोवैक्स जो है, इसमें WHO और गैवी, और उसमें तीसरा जो है ना वो है सेपी। सेपी का मतलब है CEPI। तो गैवी ये है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, और सेपी जो है ना वो है कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपरेशन एंड इनोवेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है, और तीसरा WHO है। तो इन्होंने जो इनिशिएटिव ये लॉन्च किया है जिसका नाम है कोवैक्स, और कोवैक्स का मकसद ये है कि वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली होनी चाहिए डिफरेंट कंट्रीज़ में। उसमें ऐसा ना हो कि अमीर मुल्क तो वैक्सीन अपने लोगों को लगवा लें और गरीब मुल्कों को ना मिले। तो इस इनिशिएटिव के अंडर WHO ये फंडिंग कर रहा है जो अमीर मुल्क हैं, और उसमें वर्ल्ड बैंक भी है, यूरोपियन कमीशन भी है, बहुत सारे अमीर मुल्क भी हैं जो उस कोवैक्स के अंदर उन्होंने फंडिंग करनी है, और उन्होंने इसके अंदर सिग्नेटरी भी बनना है। तो कोई तकरीबन 170 से ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसे हैं जो अभी इस वक्त तक कोवैक्स के अंदर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। उन्होंने ये MOU साइन किया हुआ है कि वो इसका पार्ट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब कंट्रीज़ के अंदर से WHO ने ये एक कोशिश करनी है कि इक्वली वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट हों, और जो मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते वो उनको WHO फ़ंड करेगा। तो उस फंडिंग के अंदर जो टारगेट था WHO का इस साल के लिए, वो तकरीबन $2 अरब का था, जो अभी तक अचीव हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके लिए और भी फंडिंग चाहिए, नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा फंडिंग चाहिए, कोई $5 बिलियन का टारगेट है। और WHO का टारगेट ये भी है कि बाय द एंड ऑफ 2021, जब 2021 ख़त्म हो तो उस वक्त तक 2 बिलियन डोजेज़ वैक्सीन की लग जानी चाहिए मुल्कों को। और वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, उसमें से पॉपुलेशन का तकरीबन 20% का कहा गया है। उसमें लोग कौन शामिल होंगे जिनको ये वैक्सीन लगनी चाहिए, उसमें सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होगी वो होंगे ऐसे लोग जिनके अंदर ये डिज़ीज़ जब अगर हो जाए कोविड-19 या कोरोना वायरस इन्फेक्शन, तो उनमें प्रॉब्लम्स कर सकती है। तो वो सबसे पहला टारगेट होंगे, जिनमें ओवर एज लोग शामिल हैं जो 60 और अबव होंगे, और जो ऐसे लोग जिनको ऐसी डिजीज़ हैं या ऐसी कंडीशंस हैं जिनको हम कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं कि उनके अंदर भी सीवियर हो सकती है इन्फेक्शन, जिसमें डायबिटीज़, कार्डियक डिजीज़, लंग डिजीज़ जो ये शामिल हैं, जैसे शुगर और दिल की बीमारियां या फेफड़ों की बीमारियां हैं। तो इन लोगों को प्रायोरिटी के तौर पे वैक्सीन लगाई जाएगी। और इसके अलावा जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज जो हेल्थ केयर सिस्टम्स के अंदर काम कर रहे हैं, ये पॉपुलेशन होगी टारगेट सबसे पहला। इनको लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो इनको सबसे पहले लगाई जाएगी वैक्सीन, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी वैक्सीन की। तो अभी रिसेंटली चाइना ने भी इसके अंदर कोवैक्स के अंदर साइन किए हुए हैं। तो ये सब मुल्क मिल के इंश्योर करेंगे कि ये वैक्सीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सारे मुल्कों के अंदर। अगर कोई मुल्क ऐसा है जो अमीर मुल्क हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं और वो डायरेक्ट कंपनीज़ के अंदर अग्रीमेंट कर लेते हैं और वो अलग से वैक्सीन ख़रीद लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अमीर मुल्क भी इस कोवैक्स के अंदर शामिल हैं कि वो अगर अलग से एग्रीमेंट कंपनीज़ के साथ नहीं करते, अगर उनका नहीं हो सकता, तो वो कोवैक्स के थ्रू एग्रीमेंट करेंगे और वो पे करेंगे। तो ये जो अमीर मुल्क हैं वो पे करेंगे, और गरीब मुल्कों को इस फ़ंड के थ्रू पैसे दिए जाएंगे। तो इसके अंदर जो WHO ने लिस्ट जो बनाई हुई है, उसके अंदर जिन मुल्कों को सपोर्ट किया जाएगा वैक्सीन के लिए, उसमें एक तो लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं और लोअर मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो लोअर इनकम कंट्रीज़ में जैसे आप अफ्रीकन कंट्रीज़ कह सकते हैं, उसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है, और लोअर मिडल इनकम कंट्रीज़ जो हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो कोई 92 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको सपोर्ट किया जाएगा इस फ़ंड के थ्रू। तो पाकिस्तान के लिए भी आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान को भी ये फंडिंग के थ्रू वैक्सीन मिलेगी इंशाल्लाह। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं अवेलेबल होती, फिर वही पुरानी घिसी पिटी बात कि आपने एहतियात करनी है। एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। एहतियात में जो मैंने एक चीज़ निकाली है, ये मेरी अपनी निकाली हुई है, जो मेरा भी पिछले हफ्ते में एक लेक्चर था डॉक्टर्स के लिए, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको MPH करना है। MPH आमतौर पे तो मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ का एब्रीविएशन होता है। तो MPH क्या है? M का मतलब है मास्क पहनना है आपने, और P का मतलब है फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग, यानी कि आपने जो फासला रखना है लोगों के दरमियान, और H जो है ना वो ऑब्वियसली हैंड हाइजीन, हाथों को धोना, साफ़ करना। तो ये 3 चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो आप महफूज रहेंगे।
फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग के अंदर ये भी शामिल है कि आप जो हजूम वाली जगह वहाँ पे ना जाएं, ऐसी जगह पे जाएं ना जहाँ पे आपको लगता हो बहुत ज़्यादा रश होगा, और मास्क अपना पहन के रखें, हाथ धोते रहें। ये चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे। बहुत सारे लोग अभी भी इसके ऊपर एहतियात नहीं कर रहे हैं, वो अल्लाह मालिक वाली स्ट्रेटजी के ऊपर अभी भी चल रहे हैं। ये मेरा ख़्याल था कि ये बात करना अभी भी ज़रूरी है कि ईमान सबका मज़बूत होना चाहिए कि जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन जो एहतियातें हैं वो भी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हदीसें हैं इसके मुतालिक कि आपने जब कहीं पे कोई वबाई मर्ज़ आ जाए तो आपने एहतियात कैसे करनी है। आप ख़ुद देख लें कि आप जब सड़क पार कर रहे होते हैं तो आप अपने दाएं बाएं क्यों देखते हैं, ज़रा इसके ऊपर गौर करें ना। जब हम ये बात करते हैं तो कुछ लोग हमारे ऊपर फतवा लगा देते हैं कि आपका ईमान मजबूत नहीं है इसलिए आप डरते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता, हम तो अल्लाह पे ईमान रखते हैं। तो आप जब सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं तो आप दाएं बाएं क्यों देखते हैं? जब आप कहीं किसी रास्ते के ऊपर चल रहे होते हैं तो आप रास्ते के ऊपर नीचे क्यों देखते हैं कि कोई खड्डा ना आ जाए, कोई ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए? जब आप गाड़ी अपनी चला रहे होते हैं तो आप उसकी ब्रेकें क्यों चेक करते रहते हैं कि इसकी ब्रेक कहीं ठीक है, कोई ख़राबी तो नहीं ब्रेक के अंदर? ये सब क्या है? ये सब एहतियातें हैं। आप एहतियात करते हैं फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं। तो खुदारा अभी ये इस बात को तो ख़त्म हो जाना चाहिए। अल्लाह मालिक तो ठीक है, बिल्कुल अल्लाह मालिक है, इसके ऊपर किसी को कोई शक ही नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ताला ने ही इंसानों को ये चीज़ें बताई हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू बताई हैं कि आपने एहतियात फिर भी करनी है। आपने अपने ऊँट को पहले बांधना है, फिर अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करना है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आपने एहतियात पूरी करनी है, उसके बाद जो हो जाए वो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक मकसद था आपको एक दफ़ा फिर से बताना कि जब तक ये वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक इसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता, तो एहतियात अपनी जारी रखें। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इस चैनल का मकसद एक ही है कि हमने लोगों तक अवेयरनेस पहुँचानी है कि जो ये वबाई अमराज या इन्फेक्शस डिजीज़ जो फैलने वाली बीमारियां हैं इनसे किस तरह बचा जा सकता है। इनमें टाइफाइड है, मलेरिया है, टीबी है, हेपेटाइटिस, कोविड-19 या कोरोना। तो इस मिशन में मेरा साथ दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप वीडियोस भी नहीं शेयर करते तो बेशक ज़बानी तौर पे अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को जाके बताएं, तो भी आप इस मिशन का हिस्सा लोगे।